चलिए अब चुनाव की बात करते हैं और 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम योगी स्वामी प्रसाद मौर्य समेत योगी कैबिनेट के कई जो मंत्री हैं, कई दिग्गज, उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। और आज का जो चुनाव वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है वहां पर चुनाव हो रहा है और उनकी भी अग्नि परीक्षा इस चरण में जनता लेगी। क्योंकि इस बार हम गोरखपुर की बात करें जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, इन तमाम इलाकों में चुनाव होना है। जो कि माना जाता है कि अंबेडकर नगर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा जो ये पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी पकड़ है और आज उनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूपी में छठे चरण की वोटिंग जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर ये मतदान इस वक्त यहां पर हो रहा है। तो ये बड़ी खबर और लगातार तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तमाम जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं वो आप तक दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। यूपी में छठे चरण की वोटिंग जारी, किस दिग्गज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, किसने क्या कहा, ये तमाम चीजें आप सबसे पहले न्यूज इंडिया पर देखते रहेंगे। तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ विश्लेषण भी करेंगे कि अब चुनाव पहुंच चुका है पूर्वांचल। जिस पूर्वांचल के बारे में लगातार बात की जा रही थी, जिस पूर्वांचल के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार जो सत्ता का खेल बनेगा, जो समीकरण जोड़ घटा गुणा भाग जीत तक लेकर जाएंगे, वो रास्ता पूर्वांचल से होकर जाएगा। तो पहुंच चुका है चुनाव पूर्वांचल। तमाम गंगा यमुना के किनारों से होता हुआ, गोमती के किनारों से होता हुआ पहुंच चुका है पूर्वांचल की तरफ। और यहां को लेकर अंजनी बड़े कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। हाँ, और इस बार ये भी होना है कि रमन जी कि योगी की परीक्षा तो होगी, लेकिन योगी के मंत्रालय में 5 साल तक मंत्री रहे, इसके बाद अचानक से पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं जिसको भी निरोग गुरोग को खड़ा कर दूंगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी सीट बदल दी, फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी तगड़ी घेराबंदी की गई है। बिल्कुल, आरपीएन सिंह के जाने का असर शायद पड़ा है उनके ऊपर कि पड़नवा छोड़ के वो निकलते हुए नजर आए वहां पर। और तमाम तरह से अब उनकी गाड़ी पर भी हमला होने लगा है। चुनावी वक्त में जब ऐसा कुछ होता है तो 50% यकीन होता है, 50% यकीन नहीं होता है। और तमाम जो कोशिशें इस वक्त उनकी दिखाई जा रही है, तो शायद बीजेपी उन्हें सिर्फ फाजिल नगर में घेरने में कामयाब हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और वहां पे वो घिरे हुए हैं और मुश्किल लड़ाई वहां पर है। अब देखना ये होगा कि उनका जलवा वहां पर कितना कायम है। और शेखर जी, उनके बारे में वो अपने आप को दावा करते हैं कि चुनाव से पहले मैं जिस पार्टी का समर्थन करता हूं उसकी सरकार बन जाती है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने बसपा का किया तो बसपा की सरकार बन गई, मैंने बीजेपी की किया तो बीजेपी की बन गई। अब वो एक बार समाजवादी पार्टी के साथ है। देखना ये होगा कि उनका जो टोटका है कितना काम आता है। बिल्कुल, और सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनता बार बार पार्टी बदलने वालों को इस बार जिताने वाली है। पहले बीएसपी, फिर उसके बाद बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, और उनकी जो बेटी हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, शेखर जुड़े हुए हैं बलिया से और अभिनव जुड़े हैं गोरखपुर से। पहले सीधा बागी बलिया का रुख करते हैं। शेखर बलिया में मौजूद हैं। शेखर, क्या हाल है बलिया के, कहां मौजूद हैं आप, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, बलिया हमेशा से बागी रही है और पूर्वांचल का इलाका ऐसा लगता है कि गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लगता है, वैसा ही कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। जब आप अभी ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर रहे थे, इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और समय समय पर उन्होंने अपनी पार्टी को बदला है। हम इस समय बलिया की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं, एक पोलिंग बूथ पर। आप नज़ारा देखिए, पहले इधर से देखिए। ये जो पोलिंग पार्टी है, जो यहाँ पर सबका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा बूथ बनाया है। जो गांव की महिलाएं आ रही हैं, सैनिटाइजर से पहले हाथ उनका साफ किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार गश्त हो रही है। और धीरे धीरे जब आप पोलिंग बूथ की तरफ देखेंगे तो ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई देने लगेंगी। और जो लोग हैं उन्होंने फेस पर मास्क भी लगाया है, सैनिटाइजर से हाथ साफ किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया जा रहा है। तो जो कोविड काल में ये 2022 का विधानसभा चुनाव है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये खनवर गांव, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, एक पोलिंग बूथ। आप लोग वोट डालने आए हैं? आइए, 1 मिनट इधर आइए, फिर वोट डालिएगा। उधर लंबी लाइन है, 1 मिनट इधर आइए।
अच्छा, ये अरे ठीक है, बहुरिया हुए तो गांव की हुई हो, यहाँ थोड़ा ये बताइए कि गांव में आपके विकास हुआ है, क्या सोच करके आज वोट देने आए हैं? हमारे गांव में विकास हुआ है, ये करके हम लोग वोट देने आए हैं। हाँ। क्या क्या आपके गांव में सुविधाएं हैं? हर चीज की सुविधाएं हैं हमारे गांव। जैसे एक खाकी बाबा का मंदिर है पूजा पाठ करने के लिए, सड़कों है, हर चीज की सुविधाएं हैं। आप आइए, आप बताइए, इधर आ जाइए, कैमरे में आप लोग दिखाई देंगे, नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये है गांव की जो महिलाएं हैं वो अपनी तरह से थोड़ा शर्मा भी रही हैं, लेकिन वोट देने आई हैं। ये महिलाएं सभी वोट देने के लिए आई हैं, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, लाइन में लगेंगे। पुलिस प्रशासन अपनी तरह से जो व्यवस्था बना रहा है वो दुरुस्त दिखाई दे रही है। बब्बन सिंह यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और रसड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की ओर से उमाशंकर सिंह तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से महेंद्र सिंह, ये सभी ऐसे हैं जो लगातार अपनी किस्मत को आजमाते आए हैं। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उमाशंकर सिंह को टिकट मिला और वो यहां से जीते। उसके बाद 2017 में भी वो जीते और 2022 में वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी चीज ये भी है कि 2012 में जब उमाशंकर सिंह चुने गए थे उस समय पे इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये विधायक होने के बाद भी ठेकेदारी करते हैं। बाद में इनकी विधायकी चली गई थी 2017 के चुनाव से ठीक पहले, जनवरी के महीने में। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और बीएसपी के टिकट पर और दोबारा बीजेपी की लहर होने के बावजूद ये जीत के आए। बड़ी चीज ये है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तब भी उमाशंकर सिंह जीते थे, 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तब भी ये जीते हैं, और इस बार जो एक नब्ज टटोलने की कोशिश के बीच फिर से एक किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। विधानमंडल दल के देखा गया है कि अब जिस चरण में हम पहुंच गए हैं वहां पर राजपूत ब्राह्मण बाहुल इलाका भी, इस वजह से रसड़ा में आप देखिए ज्यादातर जो पार्टियां सबने राजपूतों पर दाव खेला है। लेकिन जैसा कि रमन जी ने बोला कि बागी बलिया है और सुरेंद्र सिंह ने बगावत वहां कही है, उनके बगावत का कितना असर दिख रहा है वहां पे? बैरिया सीट की आप बात कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह ने बगावत करी है, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। देखिए, ये जो ठाकुर ब्राह्मण का है वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ब्राह्मण कर दिया है। अच्छा। इसको लेकर के ठाकुर साहब नाराज हो गए, उन्होंने वीआईपी पार्टी को पकड़ा है जो अपनी तरह से एक बार किस्मत आजमा रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पक्ष किसके पक्ष में फैसला जाता है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो ठाकुर और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन है वो इस पूर्वांचल में और खासतौर से बलिया में देखने को मिलता है। और बागी बलिया, देखिए मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए कि जो बागी बलिया की बात है 1942 में ही इसी बैरिया विधानसभा में ही जो बैरिया थाना है उसमें 14 अगस्त 1942 को तिरंगा फहरा दिया गया था। वहां पर जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था जब स्वतंत्रता सेनानी वहां पर पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने भूपेंद्र सिंह को कमांडर बनाया था और उसी बीच में वहां पर कुछ कांग्रेसी आ गए। जब ये लोग थाने पर जा रहे थे झंडा फहराने, वहां पर कुछ बहस मुबाहिसा हुआ कि फहराया जाए ना फहराया जाए। उसी समय राम जन्म पांडे, ये बैरिया गांव के ही रहने वाले थे, ये आगे बढ़े और इनके नेतृत्व में पूरा गांव चला गया। तो पंडित आगे बढ़ा, ठाकुर कमांडर था और थाने पर झंडा फहर गया। उस समय जो थानेदार था वो मुस्लिम था, तो थाना उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। तो भारत की आजादी का पहला तिरंगा इसी बलिया में फहरा और बिना खून खराबे के फहरा। उस समय की अंग्रेजों की सरकार का नुमाइंदा सरेंडर कर गया। तो यह है बैरिया विधानसभा का इतिहास और इसीलिए वहां पर दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है, ठीक है। वहां पर उन्होंने गोरखपुर में अभिनव भी है, ठीक है। संजय निषाद को पहले सुन लेते हैं क्योंकि इस बार निषाद अपना दल इन लोगों का ये गढ़ है। उसके कुशासन पर था, इस बार पिछली सरकारों के कुशासन को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो गरीबों को अनाज पहुंचाया, पहले यही अनाज गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के गोदामों में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया है। बिना भेदभाव के मकान हैं, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसे हैं, ये सारे कुछ हैं। धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया। तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्मवाद
और इनके विकासवाद के नाम पर ये वोट पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है, आपके दावे अलग हैं, समाजवादी पार्टी अपनी अलग दावे कर रहे हैं, किसके दावे को हम? वो तो 2014 से दावे कर रहे हैं। 2014 में बड़ा दावा था, 2017 में बहुत बड़ा दावा था, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, फिर दावा फेल हो गया। फिर 2022 में आप देखिए, हम अपना दल साथ पार्टी है, बहुत वोट है, जनता सब मोदी के साथ है, वोट पड़ेगा। सब इनके दावे ऐसे फिर से होते हैं। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के हम सन्नत मल्लाह हैं, इधर निषाद पार्टी जो है, आप कहते हैं कि निषाद हमारे वोट बैंक है, किसके दावे? जैसे हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ निषाद राज का किला है। भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को पर्यटक स्थल घोषित किया है, उस पर हजारों करोड़ रुपए दिया। निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लगा रही है, मत्स्य मंत्रालय अलग किया है। और डॉक्टर संजय अपने समुदाय का वकालत करते हैं मोदी जी योगी के पास। हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्षों के नेता हैं, हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास क्राउड की बात नहीं है, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है या अत्याचार होता है निषादों पर, तो निषाद पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। और बिहार में रहने वाले अगर कोई आवाज़ उठाए हों इनके लिए, कदम कहीं विधानसभा में कभी एक शब्द बोले हों, कभी इन्होंने संघर्ष किया हो, जेल गए हों, तो बताएं, मैं इनके लिए जेल गया हूँ, मैं इनके लिए वकालत कर। तो हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। तो तमाम अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और ये बड़ी खबर, सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो हर अपडेट, ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर, कैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, किस तरह से मतदान हो रहा है, ये सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देखते रहेंगे। और ये एक अपडेट, बूथ संख्या 176, 177 में मशीन हुई खराब। तो इटावा की ये खबर है, बूथ संख्या 176, 177 में मशीन खराब हुई। मशीन खराब होने से पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन लग चुकी है। तो हर अपडेट सबसे पहले आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। और हमारे सहयोगी अभिनव जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। अभिनव, कौन सी जगह पर आप खड़े हैं और गोरखपुर की क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है मतदान की? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय गोरखपुर में खड़ा हूं, 322 नंबर का जो पोलिंग बूथ है वहां पर इस समय खड़ा हूं। सुबह आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नित्य क्रिया करने के बाद जो है सारे जो है पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले 7 बजे वो लंबी कतार में खड़े हुए। लगभग उनको जो है 15 से 20 मिनट का उनको इंतजार करना पड़ा अपनी बारी का, और उसके बाद उन्होंने वोट डालकर एक मैसेज दिया है। गोरखपुर में अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इसके अलावा सांसद भी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ रहे, और पहला ऐसा मौका है कि जब उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं और पहली बार वो लोग विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जहां पोलिंग बूथ पे ये एक स्कूल है, वहां पे लंबी लंबी कतारें जो है, लोग जो है अब बढ़ चढ़ कर निकलना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, आपने वोट डाल दिया? हाँ सर, डाल दिया मैंने। क्या मुद्दे हैं, क्या चीज दिमाग में आप लोगों ने सोच कर? सर, गोरखपुर में काफी विकास कराए योगी जी ने, और आगे भी विकास होगा। हम लोग ये सोच के अपना वोट उन्हें दिया है, भाजपा को। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आपके जिले से जो है योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग इस बार भी जो इसी तरफ बढ़ चढ़ के उनको फिर से मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। वो पहले भी थे, इस समय फिर रहेंगे वो। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे हम जो है पीछे जो है जो कतारें हैं उसमें कतारों में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो आप लोग मुद्दा कर रहे थे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदे ताल ठोकी है, और वो उनके लिए चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस बार जो है वो अपनी पडरौना की जो सीट है वहां से छोड़कर वो फाजिल नगर चले गए, और फाजिल नगर में उनके लिए जो चुनौती है वो अब बहुत ज्यादा है। और पिछले परसों आपने देखा कि उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनके ऊपर जो है वो हमले हुए हैं, लेकिन हमले के साथ साथ जो है उन्होंने जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, और आरोप के साथ इसके अलावा आप देखिए सूर्य प्रताप शाही वो भी चुनाव मैदान में है, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता जो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हैं वो इस बार जो है उनके प्रतिद्वंदी है। तो इस तरह से जो है इस बार यह है। और पूर्वांचल वो नगरी है जो पूर्वांचल में जो है हर मिठास है, पूर्वांचल की जो भोजपुरी की जो भाषा है उसमें मिठास है इस समय है। आप लोग यहाँ पर देखिए लंबी ये कतारें खड़ी हैं, इसमें कुछ लोगों से बात करते हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग जो है क्या सोच कर इस बार में वोट डालें? राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण। तो ये है राम मंदिर निर्माण। आप बताइए सर। विकास जो गोरखपुर का विकास हुआ है।
विकास हुआ है गोरखपुर? जी, रोड आप बताइए। सब विकास के मुद्दे पर हो रहा है और क्या, विकास के मुद्दे पे कानून व्यवस्था सब कुछ सही है, सब सही है, कानून व्यवस्था सब चाहिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ इधर लाइन में लगी हुई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें जो है लोग वोट डालने के लिए, देखिए यहाँ पर लोग जा रही हैं, आप लोग वोट डालने जा रही हैं, क्या जहन में रखा है, क्या दिमाग में रखा है पर वोट पड़ा? दिमाग में ये है कि हमारे देश के लिए एक अच्छा नेता बने, तो इसीलिए वोट दे रहे हैं और देश के विकास के लिए। विकास के लिए आप देश के विकास के लिए। विकास के लिए तो कमोवेश अगर आप देखेंगे तो विकास के नाम पर ही जो है उसमें है। इसी तरह से ये लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है और बहुत से वो है। आप बताएंगे कि किस क्या दिमाग में क्या लेकर? कोई दिमाग में बात नहीं है, बस ये जिसको देना है देना है, बस यही दिमाग में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसको देना उसको देना नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा किससे देना है। दिमाग में विकास को लेकर है या बदलाव को लेकर है या क्या है? ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा कुछ सोचे नहीं है, कुछ सोचे नहीं। आप बताइए कि विकास, बेरोजगारी, ये सब मेन मुद्दा है सबका। इस बार मेन मुद्दा विकास और बेरोजगारी है। क्या उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आप हैं? चलिए बस्ती का रुख करते हैं। सहयोगी विवेक श्रीवास्तव वहां से जुड़े हैं। विवेक, बस्ती में आप कहाँ मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें बस्ती की आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? बस्ती में हम राजकीय इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 225 पर खड़े हैं। यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 54 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और मतदाता यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और अपने वोट को डाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पब्लिक है, मतदाता है, उनसे आइए हम जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के अपने वोट को डाल रहे हैं और कैसा उन जनप्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रामचंद्र गुप्ता हूँ। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव कर रहे हैं, कि कैसी सरकार आप चाह रहे हैं? सरकार की बन रही है, जारी है, वो सही है। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो भी अच्छा विवेक, इस बस्ती में पिछली बार 5 सीट बीजेपी के पास थी। अच्छा, एक की विदंती है, एक टोटका ये कहा जाता है कि महादेवा सीट पे जो बाजी मार लेता है, माना जाता है कि वो सत्ता में आ जाता है। तो क्या समीकरण वहां दिख रहा है? रही है और महादेवा का ऐसा मान्यता और इसको कह लीजिए एक तरह से प्रचलन चलते हुए चला आया है कि महादेवा की सीट से जो भी विधायक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, कहीं ना कहीं उसी की सरकार लखनऊ में बनती है। अच्छा, तो इस बार क्या समीकरण है वहां पे? इस बार वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि वहां पे गठबंधन की सीट से दूधराम जी लड़ रहे हैं और भाजपा के जो पूर्व विधायक थे उन्हीं को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनवाया है, रवि सोनकर। कहीं ना कहीं वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई बैठ रही है। चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे आप सबके पास। और स्टूडियो में हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, ये देखिए, तमाम जो हमारे सहयोगी थे ग्राउंड जीरो पर बात कर रहे हैं, तो किसी ने राम मंदिर कहा, किसी ने विकास का मुद्दा कहा, किसी ने कहा कि जो दिमाग में वो है ही है। अब पूर्वांचल किस तरफ जा रहा है? ये यहाँ आपको हर जाति धर्म का कॉकटेल दिखाई देगा। अलग अलग जो अपने आप काफ़ी मजबूत और कद्दावर क्षेत्रीय क्षेत्र अपने आप को मानते हैं, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से छिटक के जो समाजवादी पार्टी में जाने वाले लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिनके भरोसे दम भरती है, यहाँ पे ब्राह्मण भी है, पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग भी हैं। तो ये सारी राजनीति आपको पूर्वांचल में अब शुरू हो गई है, आज के और अगले आखिरी चरण में आपको दिखाई देगा। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ सबसे बड़ी शाख किसी की दाव पे लगी है तो योगी जी की शाख दाव पे लगी है। गोरखपुर में खास करके जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी उनके ही अपने पूर्व साथी की पत्नी, जिस तरह से पूर्व उपाध्यक्ष की पत्नी सुभावती शुक्ला ने कमर कस दी है और लगातार जिस तरह से आंसू का इस्तेमाल वो कर रही हैं और लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की उस धारणा को भी गलत सिद्ध करने का वो प्रयास कर रही हैं कि हम लोग अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवार की वो सदस्य रही हैं। तो हालांकि सबके बावजूद योगी जी वहाँ पे बढ़त में है, ये बात बिल्कुल सही है, आसान नहीं है उनको हराना, लेकिन इसके बावजूद यदि टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये मैसेज व्यापक परिप्रेक्ष्य में या बाकी के क्षेत्रों में जा रहा है। बारे में कहा जाता है संजीव जी कि ये जो करीब 7-8 जिले हैं, वहाँ पे योगी जी का काफी प्रभाव है। और पिछली बार चूंकि वो तो ना सीएम उम्मीदवार थे, ना कोई इस रेस में थे,
और करीब 45-46 सीट उस बार जीते थे लोग। तो इस बार क्या देखते हैं, क्योंकि इस बार वो सीएम भी है और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कमियां रही हैं या जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाया है, बाकी चाहे आंदोलन ने, किसानों के आंदोलन ने या बाकी जो समीकरणों ने, पूरी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की वो भरपाई इस पूर्वी क्षेत्र से हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या पूर्वी क्षेत्र में जिसके बदौलत वो इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने समीकरण ही यहाँ पे हैं या वाकई योगी जी की भी समीकरण बदलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि जातीय समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है इस क्षेत्र में। जिस तरह से पिछड़ों के एक मसीहा अपने आप को कहने वाले या पुरोधा कहने वाले अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी से वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं, उनका भी मानना है। और मानना क्या है, यह बात बिल्कुल सही है कि मतों का एक प्रतिशत उनके साथ है, जिधर भी वो जाते हैं एक बड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है और सीटों में वो तब्दील भी होता है। तो ये कोशिश है। अब देखना ये है कि योगी जी जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं, जो प्रभाव है उनका, जो अपना खुद का, ये योगी जी को खुद को साबित करने की सबसे बड़ी कवायद यहाँ पे हो रही है कि योगी जी साबित करें। हालांकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता भी कमर कस लिए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खुद बीजेपी को रेस्क्यू करने का प्रयास किया है और लगातार वो 2 दिनों के यात्रा पे हैं, या वो चाह रहे हैं कि पूर्वांचल का वो हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी का गह रहा है, कम से कम इसे बचाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में पुनः वापस होने में उनको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी भीतरघात के शिकार से भी बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे ऐसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे पंक्ति के लोग दिल्ली दरबार में बैठे हुए पुनः योगी जी की वापसी नहीं चाहते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लेकिन योगी जी की वापसी नहीं हो, यह बात भी सामने दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि योगी जी कितने मजबूत होकर उभरते हैं। जिस वक्त उनको कुर्सी पर बैठाया गया था, काफी सीटों के साथ बैठाया गया था, उसमें वो प्रतिष्ठा सम्मान बनाए रखते हैं, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश जो बार बार हम लगातार करते चले आए, वो सिद्ध कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार गोरखपुर चलते हैं इसी सब मुद्दों के साथ। गोरखपुर में अभिनव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिनव, गोरख जो धाम है वो सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, आसपास के बहुत बड़े इलाके पर असर डालता है और यहां से योगी जी को हराना मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बाकी जो जगह हैं वहां पर कितना असर है इस वक्त गोरख धाम का? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि गोरक्ष पीठ का जो है अपना एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीठ के अलावा जो है, इसके अलावा कुशीनगर में, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर इनके पीठ का जो है वहां पर उनके अनुयायी हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कर्नाटक से लेकर केरल तक में जो है योगी जी को इसीलिए स्टार प्रचारक के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में गोरखपुर की सीट तो योगी आदित्यनाथ की अपरंपरागत सीट कही जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जा सकती है। लेकिन उसके बाद उसके इर्द गिर्द पे अगर आप देखिए तो पिछली बार जो 7 विधानसभा सीटें थी उसमें 6 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था, 1 बहुजन समाज पार्टी का। साथ ही दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पूर्वांचल में जो 47 विधानसभा सीटों में उसमें 42 पर जो है भारतीय जनता पार्टी, यानी बहुत बड़ी मैंडेट के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और पूर्वांचल में सबसे जो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, जैसा कि जो पैनलिस्ट है हमारे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कॉकटेल है हर पार्टी का। और जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो शायद 89 में जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने जो जिस तरह से एक M22 फैक्टर्स के अलावा जो है फैक्टर्स को देखा और उसके बाद बीएसपी ने और तमाम जो राजनीतिक दल है उन लोगों ने अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से अपनी अपनी जातियों का आकलन भी किया, उसको बढ़ावा देने। तो अगर टिकट के बंटवारे को भी अगर आप देखेंगे तो आएंगे अभी ना ओपी राजभर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, इसके बाद आएंगे आपके पास। जी, घर के साथ इनकी पत्नी भी मौजूद है। आई, चलिए ठीक है, आएंगे। बलिया चलते हैं। बलिया में हमारे सहयोगी शेखर आनंद हैं। शेखर भाई, बलिया का समीकरण इस बार काफी अलग दिख रहा है। वहां के कुछ स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी ने टिकट वितरण किया है उससे खुद वहां के जो कार्यकर्ता है वो बड़े कंफ्यूज हैं या कुछ नाराजगी उनके अंदर है। दयाशंकर जी को वहां पे भेज दिया गया, यहाँ पत्नी उनकी लड़ाई लड़ रही थी, मियाँ बीबी लड़े और उनको दयाशंकर जी को बलिया में दे दिया गया। सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला, आनंद स्वरूप जी को टिकट दे दिया गया वहां पे। तो इस बार का जो ये बीजेपी का टिकट वितरण वाला समीकरण है उससे कुछ नाराजगी हालांकि दिख रही थी, उसको दूर किया गया। और क्या माहौल दिख रहा है वहां पे? देखिए अंजनी, जो सवाल आपने रखा है उसमें आपने एक छुपा हुआ जवाब भी दिया जिसका एहसास कराना जरूरी है जी
दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह, बलिया नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति इतनी निर्मम चीज होती है, इतनी निर्मम इसकी व्यथा है, कथा है कि इसमें पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, और वो भी स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह जो दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, लव मैरिज है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी स्थिति बनती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, राजनीति जमीन पर उतर करके कर रहा है, टिकट की उम्मीद में बैठा है, पार्टी टिकट तो किसी एक को ही देगी, चूंकि 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, तो जिसका टिकट कटता है वो बागी हो जाता है। अब ये चूंकि बागी बलिया में खड़ा हूं, इसलिए ये चीज यहां पर ज्यादा मुफीद बैठती है कि जो 7 विधानसभाएं, अच्छा इसमें क्या है कि 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी उस समय तो उन्होंने 6 सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी को भी 5 सीटों पर ही जीत मिली, और 2017 में बीजेपी को भी 5 सीटों पर ही जीत मिली। 2 सीटों पर वो कब्जा नहीं कर पाए, जिसमें से एक रसड़ा है जहां बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खास तौर से दूसरी लहरों में उमाशंकर सिंह लगातार जीतते आए। अब यहां पर भी स्थिति यह है, बलिया में आपने जैसे बैरिया का जिक्र किया, वहां पर जो सुरेंद्र सिंह थे उनका टिकट काटा गया, रामस्वरूप शुक्ला को लाया गया, और वो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, ये वीआईपी पार्टी में चले गए। तो जाहिर सी बात है उन्होंने काम किया था अपनी तरफ से, उन्होंने कोशिश की थी कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएं। एक जनाधार होता है, एक मिलनसारिता होती है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। उपेंद्र तिवारी ये विधायक रहे हैं बीजेपी के, एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर आप जब देखेंगे, अच्छा केवल इतनी बात नहीं है, बीजेपी से निकला हुआ आदमी सपा से टिकट पा रहा है, सपा से निकला हुआ आदमी बीजेपी में टिकट पा रहा है या कांग्रेस से पा रहा है। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिली है। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है, जिसमें दलगत निष्ठा कोई मायने नहीं रखती है। हर आदमी ये चाहता है कि अगर उसने मेहनत की है ग्राउंड पर, तो राजनीति की वो इलाका, वो उसकी दुकान है, उसकी दुकान का जो माल है, उसका जो मुनाफा है, वो भी वही खाएगा, सत्ता की जो ताकत है उसका उपयोग भी वही करेगा। इसीलिए दल बदलुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पार्टियों का जो गठबंधन था, उसमें भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। ये भी इसी का नतीजा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी जो पार्टी है, और खासतौर से पूर्वांचल में छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, वीआईपी है, निषाद पार्टी है, सुभाषपा है, ऐसे ये पूर्वांचल घना बसा इलाका है। और यहाँ पर लोगों की जो जिसको कहते हैं ना अंदर से उबाल मारना, जब वो उबाल मारता है तो राजनीतिक दल या राजनीतिक शख्सियत उभरती हैं। और इसी का नजारा बलिया, तो चंद्रशेखर यहां से प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आप सोचिए गठबंधन की सरकार का एक वो दौर था जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां तक रही बात, एक अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार बने लेकिन मुख्यमंत्री कोई और हो। तो इसमें ये भी बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सारा विपक्ष ये चाहता है कि बीजेपी की सरकार है वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री बदल जाए। तो ये होता है जब आप नीचे से चलते हैं और ऊपर तक जाते हैं, तो आपके समर्थक भी होते हैं, और ऐसे में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने जो बड़े करीबी थे जिनको गुजरात से भेजा भी गया था और आपने उनसे बड़ी खास मुलाकात भी की थी, तो उनका भी जो है सपना टूटा हो, क्योंकि उनको उसी नियत से भेजा गया था कि हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन बाबा ने अपने पावर दिखा दिया वहां पर, और आपने तो उनसे खुद जाके मऊ में बात भी की थी। देखिए मेरी मऊ में उनसे बात हुई थी, आप ए.के. शर्मा जी का जिक्र कर रहे हैं जी। कुछ तो मैं इसमें जो हम मीडिया के लोग हैं जी, कुछ योगदान मीडिया का भी रहता है। कोई हवन कुंड है, उसमें अपनी अपनी तरह से आहुति डालने की एक सिलसिला रहता है जी। तो कुछ मित्र हैं अपने पत्रकार जिन्होंने अलग अलग चैनलों में, अलग अलग अखबारों में इस तरीके की बातें रखी। अच्छा, जब कोई ब्यूरोक्रेट अपने आप वीआरएस ले रहा है, वो यूपी आ रहा है, यूपी जैसे राज्य में आ रहा है जी, पूर्वांचल में आ रहा है, उसके बाद उसको लेकर के जिस तरीके का एक क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हालांकि मेरी ए.के. शर्मा जी से जब बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पद की लालसा उतनी नहीं है, मैं पूर्वांचल की सेवा करना चाहता हूं। लंबा वक्त मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ में गुजरात में बिताया। चलिए शेखर भाई आपके पास आएंगे, अभिनव के पास भी चलेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ने भेजी है, उसको पहले देख लेते हैं। दरअसल यूपी में जो छठे चरण का मतदान चल रहा है, उसमें सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे।
मतदान किया और उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि भाई इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। क्या क्या दावे किए एक बार आप सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव सनीचरा में बूथ संख्या 294 पे अपने मत का प्रयोग किया है। तो हमारे साथ मंत्री जी। मंत्री जी, पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, आज आपने वोट किया है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है और लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश का सुशासन, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के हर गांव हर घर को बिजली और 18 से 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बेटियां जो 2017 के पहले दिन डूबने के बाद घर से निकलने में डरती थीं, आज रात के 12 बजे भी अपनी सहेली की शादी अटेंड करके आती हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में 5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। तो ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है, उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो उन्नति हुई है, उसको लेकर के आज मतदान हो रहा है। जाहिर है 5 चरण के मतदान खत्म हो गया, आज 6वें चरण का मतदान हो रहा है। आप आपको और अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं 6वें चरण में? देखिए, मेरा अनुमान है जो जनता का रुझान मैंने प्रचार अभियान के दौरान देखा है, इस बार 2017 से बड़ी विजय प्राप्त होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 325 से अधिक सीटें प्राप्त करके विधानसभा में एक बहुत ही मजबूत सरकार बनाएगी। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। बिल्कुल। तो ये थे सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, जिन्होंने बताया कि इस बार भाजपा फिर 300+ की सरकार बनाएगी और जो विपक्ष है उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि ये आने वाले वक्त में 10 मार्च को देखने को मिलेगा कि सुपड़ा किसका साफ होगा। सद्दाम खान, न्यूज़ इंडिया, सिद्धार्थनगर। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और विवेक श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बस्ती किस तरफ मुड़ रही है, मुद्दे क्या हैं वहां पर? आम लोगों से आपकी बात हुई है, तमाम राजनेता, तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, सारे समीकरण बैठाने की बात करिए क्योंकि आप स्थानीय पत्रकार हैं वहां के। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विधानसभा के हिसाब से वहां के? सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं, यहाँ गन्ना किसानों का बड़ा बेल्ट है। तो यहाँ पे मिलें थी, 2 मिलें बंद हो गई थी, जिसको कि अभी सरकार ने 1 मिल को चालू कराया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनका पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। 50 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान बकाया रह गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार के भी मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे वो सारे यहाँ पर मिल कारखाने बंद होते चले गए। दूसरा यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई भी बेहतर साधन नहीं है। शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को बाहर ही प्लान करना। बिल्कुल, ये वापस आएंगे। अभिनव के पास कोई ताजा अपडेट है? अभिनव। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं जहां पर पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं, यहां पर जो है कुछ लेकर जो है एक विवाद उत्पन्न हो गया और उस पर इस समय जो है इन्होंने आकर देखा, ये प्रत्याशी जो हैं उनके बेटे हैं यहां पर जो समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। क्या विवाद था, किस लिए? अभी मेरे पास यहां से बूथ से फोन गया है कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं। एजेंट जो अंदर बूथ पर है वो भी पर्ची, मतदाता पूरी सूची लेके एक लोगों का वो नाम काट रहे हैं, वो नाम लेके फोन करके बुला रहे हैं। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी के बीच में और सारे लोगों के बीच में यहाँ पे पूरा खुला दिखाई पड़ रहा है। आपत्ति करने के बाद यहाँ के प्रशासन के लोग यहाँ से वापस किए हैं, उनको भगाया गया है यहाँ से, जब आपत्ति किया गया है तब। अभी तक यहाँ प्रशासन के इतने लोग दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं तो आपने इसकी कंप्लेंट जो है वो यहाँ नहीं, मैंने कहा कम से कम जो देखा जाए, कम से कम सामने तो दिखाया जाए। पहले अभी मैं आरओ महोदय से बात कर रहा हूँ, प्रेक्षक महोदय से बात कर रहा हूँ। गोरखपुर का तंत्र पूरा का पूरा निकले हुए हैं, तमाम पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं। क्या पोलिंग बूथों की आपको पर्टिकुलर यहीं पर फोन किया? अभी पर्टिकुलर यहाँ पे फोन किया गया है। 2 मशीनें खराब थी, वहां पे फोन किया गया है। वहां पे जो इनकी बेल कंपनी के जो इंजीनियर हैं उनको भेजने का प्रयास करके हम तब भग के यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये तो विवाद का है। उसके बाद आप प्रत्याशी भी हैं, आप आपकी माताजी। बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव, शेखर, विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव चल रहा है। 9 बजे तक वोटिंग के आंकड़े आ गए हैं, तो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हर तस्वीर सबसे पहले यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है।
9 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है और बताते हैं आपको कि 9 बजे तक कितना मतदान हुआ। 10 जिलों की 57 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और ये तस्वीर अभी 9 बजे तक क्या निकल कर आई है वो आपको बताते हैं। 8.69% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। अंबेडकर नगर में 9 बजे तक लगभग 9.10% मतदान हुआ है। बलिया में 9 बजे तक 7.57% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बलरामपुर में 9 बजे तक 8.13% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े सामने आने शुरू हो चुके हैं और तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, संजीव कौशिक भी हैं और विवेक तिवारी जी भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। विवेक जी, इस बार जो लड़ाई हो रही है, हम योगी जी के गढ़ में पहुंच चुके हैं, वहां पे लड़ाई चल रही है, क्या समीकरण? क्योंकि माना यह जा रहा है कि पिछली बार तो उनका नाम सीएम रेस में था भी नहीं, लेकिन उनका कद था, वो सांसद थे और 56-57 में से करीब 46 सीट उनके आ गई थी। इस बार चूंकि वो सीएम है, चेहरा भी है, तो पूरी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सबसे पहले दर्शकों को ये मैं बता दूं कि 8.69% 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में मतदान हुआ है इन सीटों पर। इसका मतलब ये है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मतदान औसत होगा, यानी 55 से 58-59% के अंदर ही पोलिंग होगी अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा आगे। सबसे ज़्यादा बस्ती में पोलिंग हुई है, उसके बाद कुशीनगर है और फिर उसके बाद अंबेडकर नगर है। ये 3 जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक यानी कि 9, 9.5, 10% के आसपास वोटिंग हुई है। बाकी सारे जिलों में 8% और कहीं कहीं 7.7% के आसपास पोलिंग हुई है। तो बहुत अच्छी पोलिंग तो ये अभी तक पहले 2 घंटे में हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन औसत मतदान हो रहा है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि गोरखपुर में ज़रूर लड़ाई है और योगी आदित्यनाथ का चूंकि पहला विधानसभा का ये चुनाव है और वहाँ सदर से वो खड़े हुए, ये उनकी अपनी सीट है। यहाँ पर वो खुद के लिए तो क्या ही मुश्किल होगी, वो जिसको चाहे उसको जिता देते हैं। 2002 में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके योगी आदित्यनाथ की हिंदू महासभा से वो इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को भी हरा दिया था। तो ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ उनके लिए अपने लिए कोई खास मुश्किल होने वाली नहीं है। हाँ, गोरखपुर की जो बाकी सीटें हैं या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 52 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली थी और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी इस इलाके में थी जिसको लगभग 5 सीटें मिली थी। तो बीएसपी की भी उपस्थिति खासतौर से गोरखपुर है, चाहे वो सिद्धार्थनगर है, चाहे वो बस्ती जिला है, यहाँ पर बीएसपी की मजबूत पकड़ देखी जा रही है और वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ रही है। तो इस इलाके में जहाँ पर आज पोलिंग हो रही है, मुकाबला सीधा नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर यह त्रिपक्षीय लड़ाई भी हो रही है जिसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरा कोण बनाती हुई दिख रही है। विवेक जी, वापस आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बलिया शहर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह पर हुआ हमला। गुरुवार देर रात अखार गांव में हुआ हमला। बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह की गाड़ी को तोड़ा गया, शीशा टूटा उनकी गाड़ी का और सपा पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। गुरुवार देर रात अखार गांव में हुआ। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी आई, उतरी है सिक्योरिटी तो और दयाशंकर सिंह का कहना है कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। सपा कार्यकर्ताओं पर उन्होंने इस बात का आरोप लगाया। वो देखिए कैंडिडेट का छुपा करके अंदर से लगाया गया, वो भी नहीं बाहर से। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और अंजनी, ये चुनावी वक्त में इस तरह की तस्वीरें आती ही आती हैं। बिल्कुल, ये तीसरे उम्मीदवार हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे लेकिन तीसरे बड़े उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। सबसे पहले आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा मेरे ऊपर हमला हुआ। इसके बाद फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भाई मेरे ऊपर हमला हुआ। अब दयाशंकर जी कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये भी कई बार रमन जी, पूर्वांचल की सियासत में ऐसा होता भी है कि विक्टिम कार्ड के लिए वो हमले की बात करते हैं, कई बार हमला हो भी जाता है। के दरमियान एक दिन भी अखार गांव में मैं नहीं आया था और क्योंकि मैंने व्यस्तता के कारण, हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पिंटू सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य रहे, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है। मैं एक दिन भी इस गांव में प्रचार करने के लिए भी नहीं आया। मैं सोचा कि कल जो है चुनाव है और मैं उनके पिताजी के मृत्यु पर उनके घर नहीं आया था, तो मैं आज उनके घर गया और घर से जब वापस जा रहा था तो अचानक ये गाड़ी खड़ी मिली
और ये गाड़ी खड़ी मिली, उसमें से कुछ लोग उतरे, उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे और हमारे गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश किए। तब तक पीछे से जो हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने देखा कि जाम लगा, क्या लगा, तो वो जब वो नीचे उतर करके मेरे पीछे पीछे जब आने लगे तो उसके बाद वो लोग भाग खड़े हुए और केवल ड्राइवर इस गाड़ी में रह गया। और बिल्कुल यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। छठवें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं पोलिंग बूथ पे हूँ, जो इसे पिंक बूथ बनाया गया है और आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। और बलरामपुर जिले में 16,12,644 मतदाता है, 1857 बूथ बनाया गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की चप्पे चप्पे पे सुरक्षा अलर्ट है और लाइन लग करके वोटिंग शुरू हो चुकी है। मिथिलेश कुमार, न्यूज इंडिया, बलरामपुर। और हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहले चरण से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और लगभग हर चरण में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन तमाम विकास के मुद्दों के बाद, तमाम समीकरणों के बाद जो मंदिर और मठ है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं चुनाव में, क्योंकि गोरखनाथ मठ की भी हम बात कर रहे हैं और बलरामपुर की अगर बात करें अंजनी, तो पाटन देवी का मंदिर है जहां से आसपास के इलाकों में असर पड़ता है। तो ये इसीलिए शायद लगातार जो नेता हैं वो मंदिरों के दौरे करते हैं या धामों में जाते हैं, तो शायद क्या किसको फायदा होने वाला है इन सबसे? देखिए, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, भारतीय राजनीति में भी मंदिर, मठ और मस्जिद की बहुत अहमियत है और उसके आधार पर भी लोग वोट करते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं धार्मिक मसलों पे भारतीय जनमानस के लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी शंकर बाबू की खदेड़ा खदेड़ी की बात हो रही है, तो देखेंगे आप शुरू से ही इस तरह की बातें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही दिखाई दे रहा है। फर्क यही है कि वहाँ पे उस समय लोग इस तरह से खदेड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन ये स्थितियाँ बनी क्यों आखिर? ये स्थितियाँ इसलिए बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें लोगों ने रखी थी, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही थी, वो आखिरी वक्त तक देख सकते हैं कि चुनाव आते आते किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो अब आग्रह करते हैं कि हमारा एक आग्रह लोग तक पहुंचाएंगे ना, घर घर जाएंगे ना, मेरा प्रणाम कहिएगा। यदि ये विकास की बातें की होती, विकास किए होते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। तो जाहिर सी बात है कि जो सिलसिला विकास शुरू हुआ था वो प्रणाम पहुंचाने तक की बात है। दरअसल वो प्रणाम पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो क्षमा मांगना चाहते हैं, बहुत सारी जो गलतियां हो गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसके बारे में भूल जाइए और हमारा प्रणाम पहुंचाइए और एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए। लेकिन देश की जनता लगातार यही बात कह रही है कि यदि आपने विकास किया होता तो ये नौबत नहीं आती। भीड़ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यदि जो सत्ता पक्ष में है उसके यहाँ भीड़ दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता ने अपने तमाम अमलों साधनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की भी रैलियों में उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे लोगों का या मतदाताओं का कुछ न कुछ उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है और पक रहा है। दरअसल पूर्वांचल पर संजीव जी बीजेपी को पूरा भरोसा है, पूर्वांचल पर उन्होंने पूरा दांव खेला है, फिर चाहे आपका विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर कह लें या फिर तमाम एक्सप्रेसवे कह लें, पूर्वांचल इस वक्त बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और यही लग रहा है कि शायद यहां से जीत का रास्ता इस बार जाएगा उनके लिए। पूर्वांचल में अपने उस दारोमदार को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और यह बात बिल्कुल सही है कि गढ़ माना गया है और योगी जी का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है पूर्वांचल के हिस्सों पर। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। इससे पहले यदि पूर्वांचल में भी लोगों ने अपार समर्थन दिया था तो वो मोदी जी को समर्थन दिया था, योगी जी का। लेकिन फिर भी पूर्वांचल का जो हिस्सा उसमें योगी जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और योगी जी जिस तरह से लगातार ऐसे इन क्षेत्र के लोगों के लिए तटस्थ होकर खड़े रहे और जितनी मजबूती के साथ या जो इनके कार्यशैली है, इनकी राजनीति करने की जो शैली है, वो पूर्वांचल के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने अपार समर्थन भी दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पूर्वांचल में जो ये जातिगत समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग ब्राह्मणों की नाराज़गी भी है, उसमें पिछड़े वर्गों की भी नाराज़गी है, किसानों की भी नाराज़गी है। क्या इन सबको संतुष्ट कर पाएंगे योगी जी और आदरणीय मोदी जी भी? जिस तरह से कैंपेन लगातार 2 दिनों के लिए मोदी जी की भी लगातार वहां पे इन लोगों को रुझान खींचने की कवायद जारी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि बिल्कुल संजीव, बस दिन भी कमी बचे हैं। 10 तारीख को सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि जनता ने किसको चुना है, किस पर भरोसा जताया है, किसके दावों ने काम किया है। मेरे सहयोगी अभिनव गोरखपुर से, विवेक तिवारी जी लखनऊ से और शेखर बलिया से जुड़े हुए हैं। तमाम अपडेट वो आपको दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का।